Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the design and analysis of algorithm course in lecture number 22. पिछले लेक्चर्स में हमने चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया था यूजिंग द डायनेमिक एल्गोरिदम, और उसके बाद हमने उसका एल्गोरिदम डिस्कस किया, उसका एनालिसिस भी किया और ये भी देखा कि ये जो हमारी चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है या जो उसका एल्गोरिदम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे हम काफ़ी आसानी से एक मैट्रिक्स का चेन जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए या एक एल्गोरिदम कंप्यूटर एल्गोरिदम के ज़रिए काफ़ी फास्टली कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली जो है वो इम्पॉसिबल होता है। पिछले कई लेक्चर्स से अगर मैं बात करूं तो हम एक स्ट्रेटजी लेके चल रहे थे जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की थी, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, जिसमें हमने फिबोनाची सीरीज़ सीक्वेंस डिस्कस की, एडेड डिस्टेंस की बात की, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम डिस्कस की, और रिसेंटली हमने चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे हमारे पास और भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम्स लाई करती हैं, बुक में भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो हम इम्पॉर्टेंट थी हमारे कोर्स के हवाले से वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, और भी इसमें ये काफ़ी वास्ट एरिया है। अब अगले कई लेक्चर्स में हम एक और स्ट्रेटजी देखेंगे या एक और सीरीज़ ऑफ एल्गोरिदम्स देखेंगे जो कि ग्रीडी स्ट्रेटजी या ग्रीडी एल्गोरिदम्स की सीरीज़ है। ये कई लेक्चर्स में आगे हम इस पे काम करेंगे और ये देखेंगे कि क्या सबसे पहले तो ग्रीडी स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर। अभी तक हमने जितने एल्गोरिदम्स देखे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली अभी हमने प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स डिस्कस किए हैं, बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है एल्गोरिदम्स के अंदर वो यही होता है कि बेस्ट एल्गोरिदम होना चाहिए फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों फैक्टर हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि टाइम के हवाले से भी बेस्ट एल्गोरिदम हो और स्पेस के हवाले से भी वो बेस्ट एल्गोरिदम हो, तब हम उसको कहते हैं। ग्रीडी एल्गोरिदम स्ट्रेटजी के अंदर जो बुनियादी फोकस होता है, बल्कि हर एल्गोरिदम स्ट्रेटजी में, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, या यानी सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एल्गोरिदम का कोई सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो वो सॉल्यूशन तो होता है, लेकिन अगर हम उसका एनालिसिस करें तो फिर हमें ये पता चलता है कि वो सॉल्यूशन क्या सिर्फ सॉल्यूशन ही है या हम उसको बेस्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं। अगर तो वो बेस्ट सॉल्यूशन है तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो ऑप्टिमाइज्ड है, अदरवाइज़ वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। यहाँ पे अब हम अगर बात करें, the an optimization problem is one in which you want to find and not just a solution but the best solution. Such techniques look at the many possible solutions, dynamic problem and backtrack search, and a greedy algorithm sometimes works well for the optimization problems. आपको याद होगा जब हम 0-1 नैपसैक की बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी ऑप्टिमाइजेशन की बात हुई थी कि हमने सॉल्यूशन तो बनाना है, यानी हम ये चाहते हैं कि वो नैपसैक के अंदर वो तमाम आइटम्स या एलिमेंट्स हम ऐड कर दें, लेकिन हम ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं चीज़ों को, यानी हम ये चाहते हैं कि आइटम्स भी बैग में कम से कम आएँ और उनकी वैल्यूज़ भी सबसे ज़्यादा। ये थी वो ऑप्टिमाइजेशन की रिलेशन जो उस प्रॉब्लम के साथ थी। ए ग्रीडी एल्गोरिदम वर्क इन द फेसेस एट ईच फेस। अब इसके दो फेसेस हम देखने जा रहे हैं। पहला फेस है यू कैन टेक द बेस्ट यू कैन गेट राइट नाउ,
विदाउट रिगार्ड द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। करते हम ये हैं ग्रीडी एल्गोरिदम्स में कि हम सॉल्यूशन जो है, यानी हम एक स्टेज पे हैं, उस स्टेज के ऊपर जो हमें सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, जो हम कह रहे हैं कि उस वक्त वो बेस्ट है, उसको हम चूज़ कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि ये इस वक्त ठीक है। हम ये नहीं देखते कि फ्यूचर में इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। हम उस वक्त का रिज़ल्ट जो है उसको मेजर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि फ्यूचर में इसके क्या रिज़ल्ट्स या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस चीज़ को सोचे बगैर हम करंट जो उसकी सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, अगर वो हम समझते हैं कि बेस्ट है, तो हम उसी को सिलेक्ट करके आगे मूव करेंगे, चाहे उसका आगे रिज़ल्ट जो है वो वैसा ना निकले। ये ग्रीडीनेस है इसके अंदर। एंड यू होप दैट बाय चूजिंग ए लोकल ऑप्टिमम एट द ईच स्टेप you will end up to at the global optimum। यानी हमारा फोकस यही होता है कि इस वक्त जो यानी अगर आप डायनेमिक प्रॉब्लम को देखें या उसके डिवाइड एंड कॉन्कर को देखें, जो हम पीछे स्ट्रेटजीज डिस्कस कर आए हैं, उनमें हमारा फोकस जो होता है वो ग्लोबली होता है कि हम छोटे उसको बैक डिवाइड कर दें, फिर एक एक को सॉल्व करके हम ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोकल ऑप्टिमम की तरफ ज़्यादा फोकस होगा कि हम देखेंगे कि करंट ये जो हिस्सा है या ये जो लोकल हमें सोल्यूशन इसका मिला है, ये बेस्ट अगर है, अगर मैं ये समझता हूँ, तो मैं इसी को कंसीडर करूँगा और आगे मूव करना शुरू कर दूँगा। और इसी तरह फिर हम आगे ग्लोबल ऑप्टिमम की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है ये इसी तरह वर्क करती है। तो ये ग्रीडी इसका नाम भी इसी वजह से है कि एक इसमें ग्रीडीनेस आपको नज़र आ रही है कि आप फ़िलहाल ये नहीं देख रहे कि आगे क्या मुझे इसका रिज़ल्ट मिलेगा, मुझे इस वक्त जो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। बट सम प्रॉब्लम्स द ग्रीडी अप्रोच ऑलवेज गेट्स ऑप्टिमम। कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर हम ग्रीडी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन मिलेगा। फॉर द अदर ग्रीडी फाइंड्स गुड बट नॉट ऑलवेज द बेस्ट। कुछ और एल्गोरिदम्स हैं, अगर मैं उनमें ग्रीडी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे सोल्यूशन तो मिल जाते हैं, लेकिन वो बेस्ट सोल्यूशन शायद नहीं होते। एंड इट इज़ कॉल्ड द ग्रीडी ह्यूरिस्टिक्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। तो ये उनको फिर हम ये ह्यूरिस्टिक्स एल्गोरिदम कहते हैं या अप्रॉक्सीमेशंस की बात करेंगे। ये आगे एल्गोरिदम में हम ह्यूरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं कहलाते या ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं कहलाते। फॉर स्टिल अदर द ग्रीडी अप्रोच कैन डू वेरी पुअरली। और कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिनको अगर मैं ग्रीडी स्ट्रेटजी से सॉल्व करूं तो बहुत ही बुरा रिज़ल्ट मुझे मिलता है। तो ये 3 कैटेगरीज़ मैंने उनकी डिस्कस कर ली कि ग्रीडी स्ट्रेटजी के अंदर क्या चीज़ बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे अब हम लेके चलते हैं और उसको हम ग्रीडी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हम उसके अंदर करते हैं। बुनियादी तौर पे जो ग्रीडी स्ट्रेटजी है वो एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। सपोज यू वांट टू count out of certain amount of money using the fewest possible bills or notes and coins। प्रॉब्लम ये है कि हमने कॉइन चेंज प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं या काउंटिंग मनी की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। करना हमने ये है कि आपके पास एक कोई फिक्स्ड अमाउंट आपको मैं देता हूँ काउंटिंग के लिए, या आपको कोई एक अमाउंट मैंने एज ए एग्जांपल दिया। आपने करना ये है कि उसको चेंज करना है, जो भी उस मुल्क की या उस यानी कंट्री के हवाले से जो मिनॉरिटी सिस्टम है, या उसको हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो सिक्के हैं या नोट्स हैं जिनमें हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अगर आपने एक अमाउंट 10,000 है उसको अगर चेंज करना हो, या 5,000 है उसको चेंज करना हो, तो आपके पास जो पॉसिबल उसके कॉइन्स बनते हैं वो आपको पता है कि पाकिस्तान में 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, इस तरह के कॉइन्स है, और नोट्स का भी आपको पता है। तो आपने उनको चेंज करना हो, लेकिन आपने करना इस तरह है कि चेंज तो वो हो जाएं, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉइन्स या नंबर ऑफ़ नोट्स जो हैं वो कम से कम हो। दैट इज़ द ऑप्टिमाइजेशन। इसी की बात हम कर रहे हैं। ए ग्रीडी एल्गोरिदम वुड डू दिस वुड at each step
take the largest possible bill or coin that does not overshoot. वही बात कि आपने 5000 को चेंज करने के लिए सबसे जो बड़ी अमाउंट वाला नोट है या कॉइन है वो सबसे पहले यूज़ करना है। उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास कॉइन्स की तादाद कम हो, नोट्स की तादाद कम हो, तो फिर आपके पास यही स्ट्रेटजी बनती है कि आप जो है वो कम से कम जो है उसके अंदर कॉइन्स को लेने के लिए मैं सबसे बड़ी जो मिकदार वाला बड़ी अमाउंट वाला कॉइन जो है वो यूज़ करूं। ए ग्रीडी एल्गोरिदम वुड डू दिस वुड एट ईच स्टेप। ये तो वही बात हो गई। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल को एज ए प्रोग्रामिंग आपको दिखाता हूँ कि वाइल लूप मैंने लगाया है n ग्रेटर देन 0। अगर ये n जो है वो मेरा 0 से बड़ा है तो गिव द लार्जेस्ट डिनोमिनेशंस कॉइन इज़ लेस दैन इक्वल टू n। ये डिनोमिनेशंस क्या हैं? ये बेसिकली वो मेरे पास जो करेंसी उस मुल्क की करेंसी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 3 का सिक्का है या 10 का सिक्का है। ये डिनोमिनेशंस मैं इसको कहूँगा, इनको डिनोमिनेशंस कॉइन आप कह सकते हैं। कि गिव द लार्जेस्ट डिनोमिनेशन कॉइन, इसका मतलब ये है कि आपने सबसे बड़ा कॉइन चूज़ करना है, लेकिन वो आपके टोटल अमाउंट से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 5000 चेंज करने लगे हैं और आपने सबसे बड़ा कॉइन 10,000 वाला तो चूज़ कर ही नहीं सकते, वो तो हमारी अमाउंट से ही जो है वो एक्सीड कर जाएगा। तो अगर तो ये कंडीशन हमारी ठीक है तो फिर हम उस n को रिड्यूस कर देते हैं उसकी वैल्यू से। अगर फ़र्ज़ करें 500 को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने सबसे जो बड़ा आपके पास चेंज करने के लिए है वो 100 का है, तो वो 100 जब आप एक उसका नोट उठा लेंगे तो बाकी आपके पास अब वो उसकी वैल्यू 100 उसमें से माइनस कर दें तो 400 रह जाएगी। तो ये एग्जांपल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसको ज़रा मैथमेटिकली फॉर्मली हम डिस्क्राइब करते हैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम को। तो गिवन द के डिनोमिनेशंस, अगर आपके पास के डिनोमिनेशंस है मतलब आपके पास एक करेंसी के हवाले से के डिनोमिनेशंस है, हम यहाँ पे जेनेरिक बात कर रहे हैं, और यानी उनको हम लिख सकते हैं D1, D2 एंड अप टू द DK एंड गिवन द n फाइंड्स ऑफ द वे ऑफ राइटिंग। तो n इज इक्वल टू हम लिखेंगे I1 D1 प्लस I2 एंड D2 प्लस and up to the ik and dk and such that the I1 and I2 and up to the ik is the minimized, जो ये कम से कम होगा। तो ये डिनोमिनेशन, ये बेसिकली फ़र्ज़ करें हम D1 डिनोमिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये कितने कर रहे हैं, I का मतलब यहाँ पे ये है कि कितने नोट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। द साइज़ ऑफ द प्रॉब्लम इज़ के, यानी ओवरऑल हमारी प्रॉब्लम साइज़ है। तो ये डिनोमिनेशन वाली बात आपको समझ आ गई होगी। आगे अब एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल अब बड़ी सिंपल सी है कि आपने $6.39 जो है इसको चेंज करना है और आपके पास जो इस वक्त अवेलेबल हैं करेंसी वो एक $5 का नोट है आपके पास और एक जो है वो $1 का नोट है। अब ये US डॉलर हैं तो उसमें 25 सेंट का कॉइन भी होता है, 10 सेंट का कॉइन भी होता है, 1 सेंट का कॉइन भी होता है। इस तरह हम अभी इसको अगर अमेरिका की करेंसी अगर आप सामने रखें तो उसके मुताबिक हमने $6.39 को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैं $5 जो है ये सबसे बड़ा नोट जो है वो ये उठा लूँगा जो कि मेरे इस टोटल से कम है। उसके बाद मैं अब मेरे पास जो बकिया अमाउंट रह गया वो रह गया 1.39। उसके बाद मैं $1 का नोट जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, तो अब मेरे पास टोटल $6 हो गए। उसके बाद हमारे पास 3.39 सेंट्स रह गए हैं या 39 सेंट आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद मैं सबसे जो बड़ा सेंट वाला कॉइन है होता है वो 25 सेंट वाला कॉइन कहते हैं, उसको क्वार्टर कहते हैं। तो अब मेरे पास टोटल जो अमाउंट हो गई वो $6.25 हो गई। अब मेरे पास जो बकिया अमाउंट रह गया है वो अब आपके सामने तकरीबन ये 25 में से अगर आप 39 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा तकरीबन 10 और 4 ये तकरीबन 14 सेंट्स अभी आपने और चेंज करने हैं।
तो अब मेरे पास जो लार्जेस्ट कॉइन है वो 25 वाला तो मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो 14 से बड़ा है, तो फिर मैं 10 वाला यूज़ करूँगा। और एक नोट 10 वाला मैंने यूज़ किया जिसको हम डाइम कहते हैं अमेरिका के अंदर, और ये टोटल $6.35 हो गया। अब मेरे पास जो बकिया रह गए हैं वो हमारे पास 4 यानी सेंट्स रह गए हैं, और 4 सेंट तो मैं कोई ऐसा कॉइन है नहीं जो मैं यूज़ कर लूँ, और 10 वाला भी यूज़ नहीं कर सकता। तो आखिर में एक ही ऑप्शन है कि 1 सेंट वाले में 4 कॉइन यूज़ कर लूँगा। तो ये 4 1 सेंट कॉइन टू मेक द $6.39। तो ये ग्रीडी स्ट्रैटेजी मैंने इसके ऊपर अप्लाई की है। बेसिकली मेरे पास जो चॉइस अवेलेबल थी उनमें से मैं सबसे बड़ा जो वेटेज का कॉइन है वो मैं यूज़ करता हूँ, नोट यूज़ करता हूँ। तो आप देखें कि ये ग्रीडीनेस है बेसिकली, इसी पैटर्न से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। In some fictional monetary system, crowns come into the 1 crown, 7 crown and 10 crown। ये और एग्जांपल है, इसमें हम देखेंगे कि उसी ग्रीडी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो नहीं बना सकते। ये नहीं है कि सोल्यूशन ही नहीं है, सोल्यूशन मिलेगा लेकिन वो ऑप्टिमल नहीं होगा। यानी ऑप्टिमल कौन सा होगा? ऑप्टिमाइज, यानी वही जिसमें जो कॉइन की तादाद है वो कम से कम हो। तो ये एक और मॉनेटरी सिस्टम हम ले रहे हैं जिसमें क्रॉन्स में होती है करेंसी। एक जो है वो 1 क्रॉन का सिक्का समझ लें आप, एक 7 क्रॉन का है और एक 10 क्रॉन का है। आपने 15 क्रॉन को अगर चेंज करना हो तो उस हवाले से आप सबसे ग्रीडी स्ट्रेटजी को देखें तो सबसे जो बड़ा इस वक्त कॉइन है वो 10 क्रॉन्स का है, वो यूज़ कर लिया मैंने एक, ये देखें। उसके बाद मेरे पास अब 5 बकिया रह गए हैं, तो मैं 5 के लिए अब ये 7 वाला तो नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि ये बड़ा है। फिर मेरे पास अब एक ही ऑप्शन रह जाती है कि 1 क्रॉन वाले 5 जो है वो पीसेस ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने वो 5 1 क्रॉन पीसेस एंड टोटल अमाउंट ऑफ द 15 क्रॉन्स। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने चेंज तो कर लिया, लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि आप कॉइन्स की तादाद देखें कि कितनी है। बेसिकली यहाँ पे 6 कॉइन्स जो हैं वो टोटल हमें लगे हैं चेंज करने में। अब आप देखें कि अगर ये तो है ग्रीडी स्ट्रेटजी जिसमें आप ग्रीडी एल्गोरिदम का फेलियर कह लें, सॉल्व तो हो गई प्रॉब्लम लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं है। अभी हम देखें कि इसको हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसमें बेटर सोल्यूशन आप उसको कहेंगे कि हाउ टू यूज़। मैं 7 क्रॉन के अगर मैं 2 पीसेस ले लूँ और एक क्रॉन का ले लूँ तो 3 सिक्कों के अंदर मेरी तब भी चेंज हो जाती है। तो वो कितने सिक्के थे? 6 सिक्कों में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, इसमें 3 कॉइन्स में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये उससे बेस्ट है, लेकिन ये ग्रीडी स्ट्रेटजी नहीं है। ग्रीडी स्ट्रेटजी तो ये होता है ना, सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाला उठाओ। यहाँ पे तो हमने हाईएस्ट वाले को छोड़ दिया, 7 वाले क्रॉन को उठा लिया। तो ये जो स्ट्रेटजी आपने देखी है ये बेस्ट है। उससे आप कह सकते हैं कि जो ग्रीडी, अभी शुरू में हमने बात की थी कि ग्रीडी स्ट्रेटजी अगर हम अप्लाई करेंगे उससे प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी लेकिन वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगी। द ग्रीडी एल्गोरिदम रिजल्ट्स इन ए सोल्यूशन बट नॉट इन ए ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं लगता। The greedy approach gives us the optimal solution when the coins are all power of fixed denominations। यानी अगर तो अब ये हम देखते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिदम मुझे किस कॉइन के हवाले से या इस प्रॉब्लम के हवाले से मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे कॉइन्स या ऐसा मॉनेटरी सिस्टम जिसमें फ़िक्स जो डिनोमिनेशन है वो पावर्स में हो। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि n = I0 d to the power of 0 plus I1 d to the power of 1 and I2 and d to the power of 2 and up to the ik and d to the power of k। अब ये आपको देख के फ़ौरन याद आ जाए, ये हमारा वो डेसिमल सिस्टम है, वो भी ऐसे ही है। इकाई यानी अगर फर्ज करें d to the power of 0 हो तो इसको हम इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, और ये सैकड़ा। तो ये वो बेस 10 वाला आप इसको कह सकते हैं नंबर सिस्टम है। तो ये अगर इस फॉर्म में करेंसी होगी तो अब उसमें आप जब ये काम करेंगे
तब ऑप्टिमल सोल्यूशन ग्रीडी से निकलेगा। लास्ट वाले केस में आप देखें कि 7 आ गया था बीच में, 7 क्रॉन, इस वजह से प्रॉब्लम आई थी। अब यूएस के कॉइन्स जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, यानी सबसे पहले 5 सेंट का एक निकल हम उसको कहते हैं, 10 सेंट का डाइम कहते हैं उसको, और 15 सेंट का क्वार्टर कहते हैं। तो ये आप देखें तो ये 5 टू द पावर, ये अगर आप इसको देखें तो 5 टू द पावर ऑफ 0 करेंगे तो 5 आएगा, 5 टू द पावर ऑफ 1 करेंगे तो ये अगर आप 5 टू द पावर 0 करेंगे तो 5 आएगा, 5 टू द पावर ऑफ 1 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10, उसके बाद 5 टू द पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा। तो ये देखें कि इस तरीके से अगर आपकी करेंसी है तो तब आप कह सकते हैं कि जो आपको कॉइन चेंज की प्रॉब्लम अगर दी जाए तो आप उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं ग्रीडी स्ट्रेटजी से। इसी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करें डायनेमिक प्रॉब्लम से तो तब हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन मैंने पूरा तो नहीं दिखाया क्योंकि हमने तो इसका ग्रीडी सॉल्यूशन देखना था। एक नज़र मैंने एल्गोरिदम आपको दिया है कि डीपी एल्गोरिदम फॉर द मेकिंग चेंज, यानी कॉइन चेंज के हवाले से डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एल्गोरिदम है, वो तो हम ऑलरेडी टेक्निक ख़त्म कर चुके हैं। तो उसका एक एल्गोरिदम है, जल्दी से उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास वही एक लूप चल रहा है, 1 टू द i2 1 टू k और j 1 टू n तक जा रहा है। ये 2 लूप हैं, इसमें नेस्टेड लूप भी आ रहा है। तो ये बेसिकली अब ये सारा सोल्यूशन वैसे ही बना हुआ है, टेबल बनता है इसमें, जैसे आपको ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे आपने नैपसैक वाला एल्गोरिदम देखा था। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा आज का मतलब टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसको सिर्फ डीपी एल्गोरिदम का एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि उसमें टाइम कितना लगता है। ये उसका बकिया हिस्सा देख लें। आखिर में मैं बात करूँगा सोल्यूशन की। अगर ग्रीडी एल्गोरिदम ने, जो कि नॉन ऑप्टिमल है, यानी आपने अभी देखा है कि एक जगह वो मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है, उसी के लिए दूसरे अगर करेंसी चेंज कर दें तो मुझे नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है। तो अगर मैं वो लूँ तो वहाँ तो बड़ी सिंपल सा मसला है कि मैं लार्जेस्ट कॉइन ले लेता हूँ और उसमें आगे करता जाता हूँ, तो उसमें तो सिर्फ एक ही लूप इन्वॉल्व है, तो वो ऑर्डर्ड के टाइम उसका बनेगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको एक एल्गोरिदम दिखाया है यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उससे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो इसमें अब आपको जो लूप नज़र आते हैं वो नेस्टेड लूप भी हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड ऑफ द के एन जो बनेगा, फाइनली एन जो है अगर लार्ज है तो 2 द पावर ऑफ के बन जाएगा, एंड डी पी इज़ द रियली एक्सपोनेंशियल इन के। मिसाल के तौर पे अगर के की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो ये आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल टाइम बन जाएगा, जो कि आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज टाइम लगेगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तो है, लेकिन टाइम के लिहाज से ये इतना अच्छा एल्गोरिदम नहीं है। तो ग्रीडी वाला और नॉन ऑप्टिमल है। तो ये आज का बुनियादी जो मकसद था वो हमारा ग्रीडी स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस करना था, वो उसकी बैकग्राउंड, उसकी मोटिवेशन डिस्कस करनी थी, और उसके हवाले से हमने कॉइन चेंज की प्रॉब्लम भी सॉल्व की ग्रीडी स्ट्रेटजी से। मुझे उम्मीद है कि ये जो ग्रीडी मैथडोलॉजी है ये अब आपको समझ आ गई होगी। इसका जो बेसिक इंटेंशन है वो किस चीज़ पे होता है, आप बुक में भी इसके बारे में पढ़ें और 1-2 एग्जांपल्स और देखें। हम भी इसकी कई एग्जांपल्स आगे सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।